हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ एडिटोरियल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से कवर किए हैं। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारे जो पोर्ट हैं उनका जो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है उसी के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है जो कि जीएस पेपर 3 के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और हमें वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं वो टोटल कितने हैं, ईस्टर्न साइड पे कितने लोकेटेड हैं, वेस्टर्न पार्ट पे कितने लोकेटेड हैं, उनके बारे में। सेकंड, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान है जिससे कि हमारे यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टोरेज किया जा सके, तो उसी के रिगार्डिंग में एक इंटर मिनिस्टेरियल जो कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फूड का जो ग्रेन स्टोरेज है, जो ग्रेन्स का जो स्टोरेज है उसी के रिगार्डिंग में ये एडिटोरियल है जो कि जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, आईसीडीएस स्कीम के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आईसीडीएस स्कीम क्या है, किस तरीके से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 4 या 5 डिकेड्स से जो आईसीडीएस स्कीम है वो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में है, बट स्टिल इंडिया के अंदर जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के जो नंबर ऑफ़ केसेज हैं वो आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक एडिटोरियल जो एजुकेशन के जो नए क्लस्टर्स हैं या जो ऐसी कॉलेज जो कि बेसिकली एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है जिनके अंदर उनके द्वारा जो रैंकिंग है वो अच्छी अचीव की गई है, तो उस क्लस्टर्स के बारे में बात की गई है कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वहाँ पे कौन से एरिया के जो कॉलेज हैं, स्पेशली दिल्ली और तमिलनाडु के अंदर जो चेन्नई एंड कोयम्बटूर का जो रीजन है वहाँ की काफ़ी अच्छी कॉलेज हैं जिन्होंने एनआईआरएफ की रैंकिंग के अंदर जो प्लेस है, अच्छी जो रैंक है वो अचीव की है। तो एजुकेशन क्लस्टर के बारे में बात की गई है। हमारे जो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं विवेक देवराय, उन्हीं के द्वारा ये आईसीडीएस का जो एडिटोरियल है द हिंदू के अंदर वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है आज। तो स्टूडेंट्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें कि आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर या कहीं ना कहीं ये जो मॉडल आंसर के अंदर एक एग्जाम्पल या एस्से के अंदर आप इनको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के द्वारा एक जो नया प्लान है उसे यहाँ पे अनवील किया गया है। प्लान का बेसिक मोटिव यही है कि इंडिया के अंदर जो ग्रेन है उनका स्टोरेज किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में आपको कंटेक्स्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से है, कितना यहाँ पे ग्रेन का प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में। आप देखिए कि जुलाई के मंथ के समय जो पॉपुलेशन डे है 20 जो जुलाई है उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, और उस साल यूएन का जो पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो भी पब्लिश किया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और यहाँ इनके द्वारा 18% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं। वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसके 18% जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं। बट इंडिया के अगर हम एरिबल लैंड की बात करें तो ओनली 11% जो लैंड है वो एरिबल लैंड है। वर्ल्ड का जो टोटल 11% जो लैंड है वो एरिबल लैंड होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के ऊपर आपको जो प्रेशर है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ग्रेन्स के प्रोडक्शन के बारे में या कैपेसिटी के बारे में, तो टोटल हमारे यहाँ पे जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो 311 आपको जो मिलियन मेट्रिक टन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 311 आपको मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम इनकी स्टोरेज की बात करें तो 145 जो एमएमटी हैं, 145 मिलियन मेट्रिक टन्स हैं, उन्हें ही स्टोर किया जा सकता है। रेस्ट जो आपका जो यहाँ पे फूड का जो प्रोडक्शन है या जो ग्रेन्स है उनका आपको जो स्टोरेज का जो गैप है वो देखने के लिए मिलता है कि 166 जो मिलियन मेट्रिक टन हैं वो ग्रेन्स यहाँ पे स्टोर नहीं किए जा सकते। बट स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे कवर किया गया है। 81 करोड़ पीपल हैं, टोटल 81 करोड़ पीपल हैं जिनको कि
फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में कवर किया गया है। तो हो सकता है कि इतना जो यहाँ पे जो फूड बचा है वो डेली कंजप्शन के लिए हो या डेली उनके यूज़ के लिए हो। और इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज का जो ग्रोथ है उसकी वजह से गवर्नमेंट का एक प्लान है कि प्रॉपर जो ग्रेन्स है जिनका डैमेज ना हो, क्योंकि इन ग्रेन्स को जब स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से या सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से इन फूड ग्रेन्स को कभी कभी जो मंडी कॉन्सेप्ट है, जो मंडी सिस्टम है, उसके अंदर ओपनली भी इनको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से बारिश या डिफरेंट टाइप के जो वेदर्स हैं उनके अंदर इनका जो डैमेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इंडिया के टोटल ग्रेन के प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का जो 47% है, जो 47% है उसे ही यहाँ पे ग्रेन्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का जो 47% जो ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 81 करोड़ पीपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में कवर किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस जो प्रॉपर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो क्वालिटी ग्रेन्स है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने हैं। इसके साथ इन फूड ग्रेन्स का जो प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए जिससे कि उनका डैमेज ना हो। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक जो प्रोग्राम है वो लेके आए हैं कि ग्रेन्स का जो स्टोरेज का जो प्लान है उसको एग्जिस्ट किया जा सके। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो मल्टीपल जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वेयर हाउस जो यहाँ पे कॉरपोरेशन है, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेलवे हैं, सिविल बॉडीज़ हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्रेन का जो प्रोक्योरमेंट है वो किया जाता है। उनके द्वारा ही जो ग्रेन का जो स्टोरेज है वो किया जाता है। बट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, जो जिस मिनिस्ट्री को प्रेजेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का एक प्लान है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जो प्लान है वो ये है कि इंटीग्रेटेड जो ग्रेन स्टोरेज का जो फैसिलिटी है उस नेटवर्क को डेवलप किया जा सके और जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं कंट्री के अंदर में उनको इस काम के अंदर इंगेज किया जाए, जिसके थ्रू की यहाँ पे कंट्री के अंदर ग्रेन्स के स्टोरेज के रिगार्डिंग में एक इंटीग्रेटेड जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको डेवलप किया जा सके। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंटर मिनिस्टेरियल जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके बारे में, तो ये जो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है तो इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो पार्ट हैं इस कम्प्लीटली ग्रेन्स के जो प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज फैसिलिटी के रिगार्डिंग में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनको चेयर किया जाएगा इस इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। तो ये तीन मिनिस्ट्री भी यहाँ पे इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी का पार्ट हैं। इनके द्वारा इस कम्प्लीटली जो प्लान है, जो ग्रेन स्टोरेज का प्लान है, इसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर लाया जाएगा। प्लान के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें फंडिंग के पैटर्न के बारे में तो कोई सेपरेट यहाँ पे जो फंडिंग का लोकेशन है, जो सेपरेट फंडिंग का लोकेशन है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट की जो 8 स्कीम्स हैं, टोटल जो प्रेजेंट समय में जो 8 स्कीम हैं उनका आपको कन्वर्जेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन 8 स्कीम्स को यहाँ पे कन्वर्जेंस करते हुए इस ग्रेन्स का जो स्टोरेज प्लान है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर लाया जाएगा। अगर हम बात करें कि इस ग्रेन स्टोरेज प्लान का जो बेनिफिट है वो क्या देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर ग्रेन्स का स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से या जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको क्यों यहाँ पे चूज किया गया, तो उसके बिहाइंड के रीज़न की अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में ग्रास रूट लेवल पे जो काम करने वाली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इनके अगर हम नंबर्स की बात करें तो आपको 1 करोड़ के आसपास 1 लाख के आसपास जो इनके जो नंबर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1 लाख के आसपास जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं तो प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो उनका जो नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया होने की वजह से उनको यहाँ पे चूज़ किया गया है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को चूज़ किया गया। 8 जो स्कीम है जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, सब मिशन एग्रीकल्चर का जो मैकेनाइजेशन के रिगार्डिंग में है वो हमारी एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसकी ये कुछ स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की आपको जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज जो स्कीम है, या प्रधानमंत्री जो किसान संपदा स्कीम है, वो सब यहाँ पे चूज़ की गई हैं। इसके अलावा आप देखें कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की जो बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस हैं, उन सबको यहाँ पे सबस्यूम करते हुए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनका यहाँ पे नेटवर्क को यूज़ करते हुए इस जो ग्रेन का जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको डेवलप किया जाएगा कंट्री के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कंट्री के अंदर में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की वजह से आपको गोडाउंस का जो इस्टेब्लिशमेंट लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, या आपको गोडाउंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का जो प्रेजेंट समय में जो संख्या है वो 1 लाख के आसपास होने की वजह से या प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे डेवलप होंगी, फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकेंगे प्रॉपर वे में। तो इस तरीके के आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस ग्रेन स्टोरेज इस प्रोग्राम की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि 18% लैंड है, 11% लैंड एरिबल लैंड है इंडिया के अंदर में, 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, और यहाँ पे जो स्टोरेज का जो गैप है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एडिटोरियल के बारे में, नेक्स्ट एडिटोरियल है कि ग्लोबल जो मैरीटाइम पावर है, इंडिया का जो एक मोटिव है कि मैरीटाइम पावर को यहाँ पे अचीव करना है 2030 तक, तो उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में एक स्टेप है जो इंडिया ने यहाँ पे अचीव किया है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो रिपोर्ट पब्लिश की गई, और इंडिया की यहाँ पे उस रिपोर्ट के अंदर ही एक डायमीटर है इंटरनेशनल जो शिपमेंट्स का, उसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 22nd इंडिया ने इंटरनेशनल शिपमेंट के अंदर जो रैंक है वो अचीव की है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की भी, तो ओवरऑल रैंकिंग भी इंडिया की यहाँ पे जो 38 रैंक है वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है उसके अंदर इंडिया की ओवरऑल रैंक है वो भी इम्प्रूव हुई है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि लॉजिस्टिक को किस तरीके से डील किया जाता है मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके बारे में, तो प्रेजेंट समय में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं, जो बड़े पोर्ट हैं वो 12 पोर्ट हैं, और 6 पोर्ट आपको वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर और 6 पोर्ट आपको हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद में जो मेजर पोर्ट हुआ करते थे उस समय, जैसे कि कराची का पोर्ट है या जो ढाका का जो पोर्ट था, वो पोर्ट्स उस समय में पाकिस्तान को चले जाने के बाद में हमारे यहाँ पे जो शिपमेंट्स है या पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो लेटर फेज में होता है, और बाद में इंडिया इस तरीके से जो अपनी सक्सेस है उसे अचीव करता है। अगर हम बात करें हमारे पोर्ट्स के जो रीजन के बारे में कि किस वजह से जो हमारी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, इन पोर्ट्स का जो लॉजिस्टिक हैंडलिंग है उसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें, तो एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लोडिंग एंड अपलोडिंग के रिगार्डिंग में जो कार्गो का अपलोडिंग एंड लोडिंग का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर हार्डली आपको 3 से 4 दिन का जो समय है वो लगता है, और अगर हम कंपेयर करें जो और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको देखने के लिए मिलता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो उसके अंदर जो टर्न अराउंड के आसपास का जो टाइम होता है वो 0.9 डे का यहाँ पे काउंट किया गया है इंडिया के अंदर, जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इवन अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में भी, तो वहाँ पे भी जो ये टाइम पीरियड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का हो या लोडिंग एंड अपलोडिंग का जो कार्गो का जो टाइम पीरियड है उसका हो। यहाँ पे जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है, जिसके अंदर जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो लाया गया। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे अडोप्ट किया गया, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो पीपीपी मॉडल है उसको यहाँ पे अडोप्ट किया गया, जिसकी वजह से इंडिया की जो यहाँ पे पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है या पोर्ट्स का जो लॉजिस्टिक हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे मैरीटाइम सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो पंचामृत कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कोप UNFCCC की जो कोप है जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था पंचामृत कॉन्सेप्ट।
तो पंचामृत कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारे मैरीटाइम सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके के थ्रू यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है वो इंक्रीज हुआ है पोर्ट्स के अंदर में। हरीश सागर ग्रीन पोर्ट का जो गाइडलाइन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपमेंट है या पोर्ट्स के द्वारा जो अपनी जो जितना भी उनको एनर्जी का जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पे चूज किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल आपको देखने के लिए मिलता है। सिंगल विंडो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सागर सेतु ऐप के थ्रू यहाँ पे जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया गया है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के द्वारा। आप देखें कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट है 2021 का, जिसके द्वारा यहाँ पे जो ग्रांट ऑटोनॉमी है, मेजर पोर्ट्स को जो ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और हमारा एक प्रीवियस एक्ट 1900 एक्ट का जो इंडियन पोर्ट एक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखें कि 2021 के समय में जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट है, जिसके थ्रू हमारे जो मेजर पोर्ट हैं कंट्री के अंदर, टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं 12, जो मेजर पोर्ट हैं उन मेजर पोर्ट्स को यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अगर इंडिया इस तरीके से अपना कंटिन्यूअस जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेगा तो 2030 तक जो इंडिया का यहाँ पे टारगेट है या विजन है कि मैरीटाइम जो सुप्रीमेसी है या मैरीटाइम जो पावर है उसको अचीव करना है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होगा। ये यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर जो बात है वो की गई है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में था, पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एजुकेशन क्लस्टर्स के बारे में बात की गई है। हमारे पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं विवेक देबुराय, उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे बात की गई है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2016 से जो हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। उनका जो रैंकिंग है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है। 5 ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे NIRF के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस को जो रैंकिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स NIRF के द्वारा जो 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको शामिल किया गया है, इसके अंदर टीचिंग हेड ऑफ टीचिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के, रिसर्च एंड जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है या ग्रेजुएट्स का जो आउटकम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आउटरीच प्रोग्राम या इंक्लूसिविटी है या परसेप्शन है वो किस तरीके से उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ऐसे ये 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। आपको सब जो पिलर्स हैं या सब जो डायमीटर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इस 5 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि NIRF के द्वारा जो रैंकिंग है वो दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्लस्टर्स जो डेवलप हुए हैं उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि NIRF रैंकिंग के लिए यहाँ पे किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में 1000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट होना चाहिए। कुछ यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के जो फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड, उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 1000 स्टूडेंट हो जब ही उनको NIRF रैंकिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। यहाँ पे बात की गई है कि NIRF रैंकिंग के द्वारा आपको बेटर इंस्टीट्यूशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो हमारा सर्वे है वो हमें बताता है कि 24.5% जो कॉलेज हैं उनके अंदर जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी लेस देन द 100 आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो 24 जो कॉलेज हैं उनके अंदर जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है। इवन कुछ ऐसी कॉलेज हैं 48% के आसपास, कुछ ऐसी कॉलेज हैं जहाँ पे एनरोलमेंट है वो 100 से 500 के आसपास है। तो आप देखिए कि एनरोलमेंट जो काफ़ी कॉलेजों के अंदर जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है। उसके बिहाइंड के अगर हम रीजन्स की बात करें तो इन कॉलेजेस का जो यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे सिचुएटेड है, ये क्या आपको एग्रीकल्चर एरिया जो रूरल एरिया है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, या हो सकता है वहाँ पे एग्री जो स्किल का आउटरीच है या इंस्टीट्यूशन का जो आउटरीच प्रोग्राम है वो काफ़ी कम हो। इसकी वजह से अगर हम बात करें कि टॉप 100 कॉलेज जो NIRF रैंकिंग के अंदर हैं तो उनका जो आपको कंसंट्रेशन है वो दिल्ली के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, या तमिलनाडु के अंदर जो चेन्नई एंड कोयम्बटूर है उसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है
कि किस तरीके से कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर डेवलप होता है, कोई बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उसी के आसपास आपको काफ़ी अच्छा जो क्लस्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट के समय इसके अंदर जो रामजस कॉलेज है, दा हिंदू है, मरिंडा हाउस है, इस तरीके के जो कॉलेज हैं उनके बेटर यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम होने की वजह से, बेटर टीचिंग होने की वजह से, या सभी जो पर्सपेक्टिव हैं हमारी NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग में, तो उस वजह से आपको क्लस्टर ऑफ एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही एक चेन्नई के अंदर कॉलेज है जिसको 1923 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऐसी काफ़ी आपको जो पुरानी कॉलेज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, और उसी की वजह से आपको नियर बाई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर में भी एक क्लस्टर के रूप में वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी एक एजुकेशन या किसी भी एक स्टूडेंट की जो टीचिंग है उसके बारे में यहाँ पे एक श्लोक को इन्होंने कोट किया है। श्लोक को बताया गया है कि कैसे कोई एक जो टीचर है या कोई स्टूडेंट है वो किस तरीके से सीखता है कि अपना जो टीचर है उससे उनको जो 25% जो नॉलेज है वो गेन होती है, 25% जो नॉलेज है वो उनको उनके इफ़र्ट्स के थ्रू गेन होती है, 25% उनको उनके जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनके थ्रू जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू अचीव होती है, और 25% जो नॉलेज है वो उनको कोर्स ऑफ टाइम के अंदर में जो उनको जो टाइम का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में ये जो नॉलेज है यहाँ पे अचीव होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बेसिकली एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी कम है, उसके बिहाइंड में बात की गई है कि जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उसके साथ में वो यहाँ पे इंटरलिंक नहीं हो पाई, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी अधिक होगा, लैक ऑफ स्किल होगी, इसकी वजह से वहाँ पे जो एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज आपको नहीं एनरोलमेंट तो आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, बट क्वालिटी एजुकेशन आपको वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट तो इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट हर एक स्ट्रीम के अंदर आपको एनरोलमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एजुकेशन क्लस्टर के बारे में बात की गई थी कि एजुकेशन क्लस्टर किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे एडिटोरियल की बात करें तो ICDS स्कीम के बारे में है। ICDS स्कीम 1975 के समय इसको स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है जो हमारे न्यू बोर्न चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, उनका जो प्री स्कूलिंग एज है उसके रिगार्डिंग में, जो लैक्टिंग मदर हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्कीम है। ICDS स्कीम की अगर हम बात करें, इंडिया में 1975 के समय ये स्कीम है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आया, बट स्टिल अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आपको जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिविलेंस स्टेंटिंग एंड वेस्टिंग या एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं या उनसे जो अफेक्टेड जो पर्सन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये हमारी जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स की, उसके ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन है वो रेज करते हैं कि कैसे एक ICDS स्कीम है वो इतने दिनों से चलने के बाद में भी हम यहाँ पे जो स्टेंटिंग एंड वेस्टिंग है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंडिया के अंदर ही हैं। तो ये आपको एक सीरियस क्वेश्चन है इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो इसका टाइम पीरियड डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में। इंडिया को अगर अपना जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है उसको अगर डेवलप करना है तो ICDS स्कीम को बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, समय के साथ इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ICDS स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो 0 से 6 एज के जो चिल्ड्रंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो लैक्टिंग मदर हैं, इसके अलावा नॉन फॉर्मल जो प्री स्कूलिंग एजुकेशन है, साइकिल ऑफ मालन्यूट्रिशन है, मोर्बिलिटी है, मोर्टेलिटी है, उन सभी को कवर किया जाता है इस ICDS स्कीम के द्वारा, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसके द्वारा। तो आप देखें कि इस ICDS स्कीम में क्या यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट समय में क्या इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट समय में स्टूडेंट्स जो ICDS स्कीम है वो यहाँ पे कोरिलेट करता है कि जो अर्ली जो लाइफ पॉवर्टी है, मालन्यूट्रिशन है, इनएडुकेट जो स्टिमुलेशन है या कोग्निटिव एंड इकोनॉमिक जो चैलेंज है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं किसी भी एक चिल्ड्रन को। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर किसी चिल्ड्रन के द्वारा ICDS के अंदर प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है और वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनका अगर वहाँ पे एनरोलमेंट रहा है ICDS स्कीम के अंडर में, वो बेनिफिट उन्होंने उठाया है, तो उनका जो आपको लर्निंग आउटकम है, जो स्कूल एनरोलमेंट रेशियो है, जो एडिशनल ग्रेड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये एक यहाँ पे बेटर यहाँ पे रिजल्ट है ICDS स्कीम का। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लास्ट 4 to 5 डिकेड से इसके जो रिलेंटलेस एफर्ट्स होने के बाद में भी ICDS स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में भी आपको न्यूट्रिशनल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के जो आउटकम है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या ऐसा चेंज करने की ज़रूरत है, हमको ICDS स्कीम में क्या चेंज करना चाहिए? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो इन स्कीम्स के अंदर में जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो यहाँ पे मेन कॉर्नर स्टोन है इस ICDS स्कीम का। आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ओनली प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर ही करना चाहिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगा दिया जाता है। तो इसकी वजह से उनका जो कंसंट्रेशन है ओनली यहाँ पे प्री स्कूलिंग एंड अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है उसी के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके जो न्यूट्रिशनल या जो अर्ली जो प्री स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा नेशनल वाइड एक रोल आउट ऑफ एक मॉडल को रोल आउट करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे पोटेंशियल जो एडवांटेज है उसको हार्नेस किया जा सके। हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इंडिया को, और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं इंडिया के उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि ICDS जैसी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अर्ली जो चाइल्ड एजुकेशन है या जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर चिल्ड्रंस का जो इंटरेस्ट है वो जगाया जा सके। आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर किया जाएगा। आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक होनी चाहिए, और जो न्यूट्रिशनल फूड है वो प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा चिल्ड्रंस को। तो ICDS का जो फुल पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए जो परसिस्टेंट इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको रीइवैल्यूएट एंड रिविजिट किया जा सके, इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है उसको, और जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो इंडिया को यहाँ पे अचीव किए जा सकें इस ICDS स्कीम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये ICDS स्कीम के बारे में था। आपको यहाँ पे पोषण अभियान के बारे में भी पता होना चाहिए, या जो हमारा सक्षम अभियान है, पोषण अभियान है, उन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी का ही जो तीनों जो स्कीम्स हैं उनके कोरिलेशन के साथ ही ये जो ICDS स्कीम है इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर में आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन था, जिसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट है उसको डिस्कस किया। हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।